क्योंकि हम कोई इतनी सेलिब्रिटी के घर से तो है नहीं कि जो हमें आएगा डायरेक्टर रोहित शेट्टी और उठा कर ले जाएगा कि भाई साहब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुंबई में। मैं कोटा था, कोटा से मैंने ट्रेन पकड़ी, हम फाइनली पहुंच गए, बल्लभगढ़ उतर गए। सर पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट को गाइड करते हैं एक टाइम पर, ऐसा नहीं कि 6-7 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं 1 घंटे के अंदर पूरी क्लास दे रहे हैं ना। मेरा नाम है कार्तिक आदित्य, मैं बेसिकली कोटा राजस्थान से हूँ, आप लोग तो जानते होंगे। वहाँ पर भी एक छोटा सा जिला है बूंदी, वहाँ पर मैं रहता हूँ। आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने अपनी 12th क्लास जो है वो सवाई माधोपुर, जहाँ जिस नाम से रणथंभौर सेंचुरी भी फेमस है, वहाँ से की, नाना नानी के पास से। उसके बाद मम्मी पापा ने कोटा एडमिशन करवा दिया मोदी कॉलेज में नॉर्मल बीएससी के लिए। मैंने नॉर्मल बीएससी की कंप्लीट कर ली, लेकिन उस टाइम के दौरान मुझे ये पक्का पता चल गया था कि पढ़ाई के अंदर मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। कोटा एक्चुअली में लोग जाते हैं पीएमटी या आईआईटी करने, लेकिन हमारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और फिर हमने सोचा कि भाई क्या करना है। पिताजी हमारे जो पेरेंट्स वगैरह हैं, इंडियन फैमिली ऐसी होती है कि पेरेंट्स वगैरह पढ़ाई के लिए जोड़ देते हैं कि कीजिए। हमारा फिक्स कर दिया गया कि भाई साहब तुम्हें बीएड करनी है और बीएड के बाद तुम्हें रीट की एग्जाम देके 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड के टीचर तो बन ही जाना है, मतलब खुद का खर्चा चला लो। हमारे बीएससी के जब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए तब हमारे परसेंटेज आई 57, वो भी बाई ग्रेस पास हुए। तब हमने पक्का पता कर लिया कि अभी पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा। फिर फाइनली कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पर मैंने कोचिंग की। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। वॉइस ओवर के बारे में आपको कैसे पता चला? वॉइस ओवर इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले मुझे इसके बारे में ना तो कोई नॉलेज थी, ना मुझे ऐसा कुछ पता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी काम मिलता है। लेकिन उसके बाद जब मैं दिल्ली के अंदर थिएटर कर रहा था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो इस इंडस्ट्री में पहले से थे। अब उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये था कि भाई साहब हमें फेमस होना है, कैसे भी करके फेमस होना है। वहाँ पर उस भैया को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता था कि ये है, ये वॉइस ओवर करता है, इसने इतनी फिल्म के अंदर डबिंग की हुई है, ये है। तो हमने सोचा कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम तक ख्वाब था, वो वहीं पर दब कर रह गया। लेकिन उसके बाद जब फाइनली लॉकडाउन लग गया एंड पता चला कि अब क्या है एक्टिंग के फील्ड में तो कोई काम मिलने से रहा, क्योंकि हम कोई इतनी सेलिब्रिटी के घर से तो है नहीं कि जो हमें आएगा डायरेक्टर रोहित शेट्टी और उठा कर ले जाएगा कि भाई साहब तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुंबई में। वैसा कुछ भी नहीं था, काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे थे, लेकिन फाइनली उसके बाद मेरी डिक्शन के अंदर, यानी कि जो मैं बोलता हूँ स श ज ज, इनमें काफ़ी गलती थी और राजस्थानी लोगों की अक्सर ऐसी गलती होती है। तो वहाँ पर शुरुआत के दौर में तो स्कूल के टाइम मुझे न पता चला, थिएटर के टाइम मुझे कुछ लोगों ने टोका कि तुम्हारी डिक्शन सही नहीं है, लेकिन काम करने के लिए किसी ने नहीं बोला। अब उस टाइम बेइज्जती लगती थी कि यार ये क्या कह रहे हैं, खुद को नवाब समझ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फाइनली वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आने का सोच लिया कि मेरे को डिक्शन सुधारनी है और जब मैं मुंबई निकलूँ तो एक परफेक्ट इंसान बनकर ही वहाँ पर निकलना है। दीपकvoice.com आप कैसे पहुँचे? उसके बाद जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वॉइस ओवर करना है, अब भाई साहब सबसे बड़ा सवाल ये आया कि भाई वॉइस ओवर तो करना है, लेकिन करना कहाँ से है ये तो बताइए। अब ऐसा खुद से ये सवाल पूछता। उसी टाइम के दौरान मैं यूट्यूब पे से नॉर्मली सर्च कर रहा था, वहाँ पर एक आया कि वॉइस एक्सरसाइज को लेकर, तो वहाँ पर मैंने क्लिक किया। वो दूसरे की वीडियो थी, अब मैं देख रहा उसी के नीचे दीपकvoice.com नाम से आ रहा था। मुझे नाम से कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने उस पर क्लिक की। वहाँ पर बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड डबिंग आर्टिस्ट की जर्नी शेयर की हुई थी कि यहाँ पर ये ऐसे आया, इन्होंने ये सीखा, ये पहले ये थे, उसके बाद ये बने। मैंने फाइनली सोचा कि जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब सबसे पहले रिव्यू पढ़ लिए जाए कि भाई रिव्यू कैसे हैं, एक तो पता लगे कि ऐसी ही कोचिंग क्लास है जो। लेकिन फाइनली फिर मैंने रिव्यू पढ़ने शुरू किए और मुझे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ गया कि भाई मुझे करनी है तो यहीं से करनी है। मैं ऐसा स्पॉन्सरशिप करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं फाइनली कह रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस सर के साथ हुआ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है कि थोड़े लड़ाकू टाइप से हो या शायद हो सकता है कि मुझे कुछ सिखाए ना, मेरे पैसे वेस्ट चल जाए। लेकिन फाइनली जब मैं सर से पहली बार मिला, मैंने इनसे कांटेक्ट किया फ़ोन पे, मैंने सर से बात की। सर ने मुझे सारी डिटेल, एक बड़े भाई की तरह मुझे सारी डिटेल भेज दी। कोई एटीट्यूड नहीं है कि नहीं तुम मेरे से कभी मिले ही नहीं तो मैं तुम्हें सारी डिटेल क्यों भेजूँ, या क्या पता तुम आओगे या नहीं आओगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, नीरस भाव से मेरे को सारी डिटेल भेज दी। मैंने फाइनली डिसाइड किया, पैसे वैसे का थोड़ा जुगाड़ करके उसके बाद डिसाइड किया दिल्ली आने का। कोटा से दिल्ली आने का अनुभव कैसा रहा? मैं कोटा था, कोटा से मैंने ट्रेन पकड़ी। मैंने पहले होटल बुक करवा दी थी, ऐसे ही नहीं आ गया। मैंने पहले होटल बुक करवा दी कि एक तो वहाँ पर जाएं, उसके बाद होटलें ना मिले तो रहेंगे कहाँ, तो होटल बुक करवा दी। उसके बाद मैं सर के पास आया। सर और इनकी फैमिली ने मुझे एज ए फैमिली मेम्बर की तरह गाइड किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टूडेंट है तो इसको स्टूडेंट की तरह गाइड किया जाए, बिल्कुल फैमिली की
बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह गाइड किया, और सर ने बिल्कुल बड़े भाई का रिश्ता निभाते हुए मुझे एक एक स्टेप चढ़ाई। ऐसा नहीं कि आओ तुम्हें डबिंग इंडस्ट्री में हम बहुत आगे बढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे ना, एक एक स्टेप समझाई कि वॉइस ओवर क्या होता है, वॉइस ओवर कितने प्रकार का होता है, नरेशन क्या होती है, डबिंग क्या होती है, कैसे कैरेक्टर को अपने अंदर घुसाया जाता है, स्क्रिप्ट कैसे रीड की जाती है। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, अरे भाई तुम्हारे भाई की शादी है, मेहमान बनकर नहीं आना, समझे के नहीं। स्टूडियो के अंदर माइक से कितना फासला रखना पड़ता है, किस टाइप से हमें एडिटिंग करनी चाहिए, अगर एडिटिंग के बीच में ऐसे नॉइस आ जाए तो उसको किस टाइप से काटनी चाहिए, बिल्कुल एक सरल भाषा के अंदर पूरा समझाया। और इन 4 दिन की ट्रेनिंग में मैंने पूरा सीख लिया सर से। मैं जितना सीख सकता था, इनकी जर्नी, ये यहाँ पर कैसे पहुँचे, और जितना भी मैं इनसे सीख सकता था मैंने पूरा इनसे सीख। कोई खास बात जो आपको हमारी ट्रेनिंग में लगी? सबसे ज़्यादा खास मुझे लगा सर का और सर की क्लासेज का, कि ये जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक समझाते हैं ना, बिल्कुल एक मेंबर को समझाते हैं। बाकी मैंने सारी कोचिंग भी देखी थी कि यहाँ पर जाना सही है, यहाँ पर जाना सही है, लेकिन वहाँ पर एकदम 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबको समझा रहे हैं। अब भाई साहब, ये कोई 11, 12 का तो कमरा है नहीं कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तुमने पढ़ा दी और बाकी सब लोगों को समझ गए। यहाँ पर एक क्रिएटिविटी माइंड, यहाँ पर जो बच्चे के, यानी कि एक बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है तो हो सकता है दूसरे के अंदर दूसरी क्वालिटी हो। सर पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट को गाइड करते हैं एक टाइम पर, ऐसा नहीं कि 6-7 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, 1 घंटे के अंदर पूरी क्लास दे रहे हैं ना। एक बच्चा 1 घंटा उसका, और पूरा उसी पे ध्यान दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया खास बात लगी। ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा? वॉइस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। वॉइस ओवर होता है, वॉइस ओवर भी काफ़ी टाइप का होता है। IVR हो गया, नरेशन हो गई, एड्स हो गए, उसके बाद डबिंग की इंडस्ट्री आ गई। लेकिन मेरा शुरू से जो दिलचस्पी रही, शुरू से तो नहीं कह सकता, बचपन से, लेकिन बाद से जब मेरे को समझ आया कि मुझे क्या करना है, तब से एक्टिंग में रही। और मैंने जो भी 4, 5, 6 साल दिए थिएटर एक्टिंग के अंदर दिए, तो मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले जाता है डबिंग के लिए, बिकॉज उसमें अलग अलग कार्टून की आवाज़ निकालनी होती है, अलग अलग हाव भाव के साथ आवाज़ निकालनी होती है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते, मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनता, या तुम ध्यान से नहीं बताते, मैं तुम्हें ध्यान से ही बताता हूँ लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। तो ये वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे पता चली कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है डिक्शन। मैं काफ़ी नहीं सुधार पाया, मैं जितनी कोशिश करता था लेकिन सुधार नहीं पाया। ओ, मैं तुम्हारे अंडर काम करता हूँ, तुम्हारे पिताजी। उसके बाद सर मिले, सर ने मुझे समझाया कि और को और बोलते हैं, ज को ज बोलते हैं, मौजूद बोलता था, मौजूद बोलते हैं। यानी कि अब भी कोशिश है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, और सर ने मुझे अच्छे अच्छे आइडिया बताए हैं कि कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। अपने एक्टिंग में किए गए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। चलो, ये तो सारी बातें हो गई वॉइस ओवर की। अब बात कर लेते हैं कि एक्टिंग के अंदर भाई साहब आपने क्या उखाड़ लिया। देखिए, एक्टिंग के अंदर शुरुआती दौर में थिएटर किया है 6 या 7 साल का। आई थिंक वो बहुत होता है लाइफ में थिएटर, और हर इंसान को थिएटर करना चाहिए। थिएटर किया, उसके बाद हम काम की तलाश में इधर उधर जुटे। थोड़ा बहुत हमने किसी से बात की जो पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर थे कि हमें काम दिलवा दो, कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद फाइनली क्राइम पेट्रोल का एक शूट आया, उसके बाद छपाक मूवी के अंदर एक शूट आया। यानी कि छोटे छोटे शूट थे, लेकिन मायने में देखा जाए तो एक एक्टर के लिए कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं होता। वो वॉइस ओवर हो या एक्टिंग हो, अगर आपको डायलॉग मिला है, कुछ नरेशन मिली है, तो छोटी हो या बड़ी हो वो एक एक्टर ही कहलाया जाएगा। तो मैंने क्राइम पेट्रोल शूट किया हुआ है, छपाक की हुई है। उसके बाद जीजाजी घर पर हैं, जीजाजी छत पर हैं, वो वाला किया हुआ है। एंड फाइनली कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंडर प्रोसेस, अब वो हो जाते हैं तो भगवान की कृपा है। कोटा से फरीदाबाद की यात्रा का अनुभव। कोटा से मैंने सोच तो लिया था कि फरीदाबाद आना है। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि भाई साहब हमने तो फरीदाबाद देखा ही नहीं है, आएंगे कहाँ से, हम तो किसी को जानते नहीं है फरीदाबाद में। अब घर वाले भी टेंशन में कि बेटा जा रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप वाला यानी कि कोई रिलेटिव रहता तो भेज देते। अब मनाना घर वालों को काफ़ी महंगा पड़ा, मनाया। उसके बाद हमने टिकट बुक कर ली स्लीपर क्लास की। हम फाइनली पहुंच गए, बल्लभगढ़ उतर गए। उसके बाद हमने यहाँ पर पहुंच गए। होटल मैंने पहले ही बुक कर ली थी, ओयो पे गया, होटल बुक कर ली, और यहाँ पर पहले चार्ज वगैरह मैं दे चुका था, और जो भी बाकी का था वो जब हम चेक इन करेंगे तब देना होता है, तो तब देना था। फरीदाबाद आया,
आप मानेंगे नहीं, मैं सोचता था कि फरीदाबाद हो सकता है एक छोटी सी जगह हो, एक कस्बा टाइप का, लेकिन भाई साहब ये तो कोटा से बड़ा निकला। हर तरह की वैरायटी। ओवरऑल एक्सपीरियंस कहूँ तो सर के साथ मेरा खुद का मेरी एक्सपीरियंस जर्नी यानी कि बहुत सारे अनुभव ऐड हुए हैं। सर के साथ जो अनुभव है बहुत बड़ा अनुभव है मेरी लाइफ को लेकर, बहुत बड़े अनुभव ऐड हुए हैं। और फरीदाबाद सिटी, आई लव फरीदाबाद सिटी जब से मैं यहाँ पर आया हूँ।